हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज मैं जिन क्वेश्चनों को आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा ही मुझे ईमेल और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त हुए हैं और आप लोगों के तमाम क्यूरीज थे कि सर इन क्वेश्चनों को आप विद प्रूफ सही आंसर प्रोवाइड करिए। तो आप लोगों के क्यूरीज को आज मैं सॉल्व करूँगा। तो जिनके ये क्वेश्चन है वो कृपया ध्यान से तो देखेंगे ही, साथ ही साथ जो लोग विजुअल आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो डीएसएसपी के कैंडिडेट हों, केबीएस, एनबीएस, यूपी टीजीटी, पीजीटी, चाहे अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम विजुअल आर्ट के होने वाले हैं, वो सभी कैंडिडेट इन सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और मेरे साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और तमाम कैंडिडेटों को कन्फ्यूजन भी होते रहते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम विथ प्रूफ इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि भारत में कागज के प्रयोग का पता चला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 12वीं सदी, यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। यहाँ पर आप लोग इमेज के माध्यम से देख रहे हैं, ये प्राचीनतम ग्रंथ दिए गए हैं और इन्हीं ग्रंथों में हमें भारत में कागज के प्रयोग का प्रमाण या उल्लेख किया गया है। तो आप लोगों को ये भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वह ऐसी कौन सी प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें कागज के प्रयोग का पता चलता है। आइए इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो प्राचीनतम जो साक्ष्य देखने को मिलता है वह ध्वन्यालोक, यह एक प्राचीनतम ग्रंथ मानी जाती है और इसी ग्रंथ में भारत में कागज के प्रयोग का उल्लेख प्राप्त होता है। इस ग्रंथ का जो रचना काल जो माना जाता है वो 1156 से 1166 ईस्वी माना जाता है, अर्थात इसको हम लोग 12वीं सदी की मानते हैं। ये बहुत ही प्राचीनतम और प्रामाणिक ग्रंथ मानी जाती है। इस ग्रंथ के जो रचनाकार जो माने जाते हैं वो जिनचंद्र सूरी को माना जाता है। इनको भी आप लोग नोट करिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि ध्वन्यालोक किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो यहाँ पर ये जिनचंद्र सूरी हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंटें हैं। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु चित्रों के रूप में चित्रित पहला ज्ञात स्रोत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला ज्ञात स्रोत माना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा प्रज्ञा पारमिता, यानी ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आप यहाँ पर इमेज के माध्यम से देख रहे हैं कि जो भी हमें लघु चित्र प्राप्त हुए हैं वो ताड़पत्रों के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो प्रज्ञा पारमिता के बारे में भी हमें जानना बहुत ही जरूरी है। आइए दोस्तों, प्रज्ञा पारमिता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रज्ञा पारमिता जो है एक प्रसिद्ध बौद्ध पांडुलिपि के रूप में मानी जाती है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि प्रज्ञा पारमिता पांडुलिपि है, जैन पांडुलिपि है, बौद्ध पांडुलिपि है या हिंदू पांडुलिपि है। तो आपका आंसर होना चाहिए बौद्ध पांडुलिपि। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर जितने भी आप इमेज देख रहे हैं ये सभी ताड़पत्रों पर निर्मित किए गए प्रसिद्ध ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। उन्हीं में से प्रसिद्ध लघुचित्र के रूप में हमें प्रज्ञा पारमिता प्राप्त होती है, जिसे ताड़पत्रों पर किस सन में निर्मित किया गया था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 999 ईस्वी, अर्थात ये जो प्रसिद्ध पांडुलिपि है वो 10वीं सदी की मानी जाती है। इसको नोट करिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 10वीं सदी की मानी जाती है और भारत में लघु चित्र शैली का जो आरंभ माना जाता है वो 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, ऐसा माना जाता है। और जो यह लघु चित्र है, इस शैली में बने चित्रों में अब तक का पहला ज्ञात स्रोत इसी प्रज्ञा पारमिता को माना जाता है, जो कि ताड़पत्रों पर निर्मित की गई थी। तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश है और इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देंगे।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक जो कला विकसित रही वह कौन सी कला थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी, यानी कि डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आप लोगों के सिलेबस में आप लोग यूनिट 2 को आप लोग जरा ध्यान पर देखिए, जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर यूनिट 2 दिया गया है और इसमें बुद्धिज्म, जैन एंड हिंदू आर्ट जो कि 3rd सेंचुरी BC टू 8th सेंचुरी AD के दौरान निर्मित की गई थी। तो इसलिए जो आप लोगों ने क्वेश्चन पुटअप किया गया कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक कौन सी कला विकसित रही, तो वो कला बौद्ध कला, जैन कला और हिंदू कला विकसित अवस्था में देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि मांडू राज्य के संस्थापक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्होंने पुटअप किया है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन इसको पुटअप किया है। यहाँ पर मांडू राज्य के बारे में आपने पुटअप किया और मांडू राज्य अपने एक बहुत ही प्रसिद्ध पांडुलिपि या ग्रंथ को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहा है कि पांडु जो राज्य है यहाँ पर एक बहुत ही फेमस कल्पसूत्र लिखित और चित्रित हुई थी। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो महमूद शाह होगा, यानी कि ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। महमूद शाह ने ही मांडू राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। इनका जो शासन काल माना जाता है वो उसको नोट करिएगा 1436 अर्थात 1436 से इनका समय 69 अर्थात 1436 से 1469 ईस्वी तक इनका शासन था। और इन्हीं के शासन काल में अर्थात 1439 ईस्वी में एक बहुत ही फेमस लिखित और चित्रित ग्रंथ निर्मित की गई, वो थी कल्पसूत्र, जो कि मांडू के कल्पसूत्र के रूप में जानी जाती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये जो मांडू की कल्पसूत्र है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, इसको नोट करिएगा। तो यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्लाइंग बर्ड शिल्प है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो होगा शंखो चौधरी, यानी कि डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ये जो शिल्प आप लोग देख रहे हैं ये बहुत ही फेमस शिल्प है, जिसको धातु में शंखो चौधरी के द्वारा निर्मित किया गया है। यहाँ पर हर एक आर्टिस्ट की प्रमुख कृतियों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि इस कृति को अर्थात इस शिल्प को शंखो चौधरी ने किस माध्यम में निर्मित किया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको शंखो चौधरी ने कॉपर और स्टील में इस बर्ड को निर्मित किया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शंखो चौधरी आए हुए हैं। तो शंखो चौधरी का जो जन्म होता है ध्यान दीजिएगा 1916 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु जो होती है वो 2006 में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। शंखो चौधरी ने अपनी कला की शिक्षा जो प्राप्त की थी वो कला भवन शांति निकेतन से प्राप्त किए थे और इनके जो मूर्तिकार जो गुरु थे वो राम किंकर बैज को माना जाता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ निर्मित होगा। दोस्तों हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय अपने आज विशेष चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 5000 साल पूर्व के जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो हमें देखने को मिलते हैं और इसी संग्रहालय में जो है ये सारे जो भी उत्खनन के दौरान प्राप्त किए गए हड़प्पा कालीन साक्ष्य थे वो इसी संग्रहालय में निर्मित किए जाएंगे, रखे जाएंगे। तो ये संग्रहालय जो निर्मित किया गया है वो हरियाणा में निर्मित किया जाएगा। तो राइट आंसर डी क्वेश्चन नंबर 6 का होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा भित्ति चित्रों का विस्तृत समूह मिला है। मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा भीमबेटका, यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का।
जो भीम बेटिका है वो भोपाल के जो निकट स्थित है, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्थानों में से मानी जाती है भीम बेटिका, क्योंकि जो भीम बेटिका की गुफा में ऐसे ही भित्ति चित्रों का विस्तृत समूह हमें देखने को मिलता है, जो कि भारत में सबसे बड़ा यह निधि माना जाता है। यहाँ पर और भी एक उल्लेख मिलता है कि जो यहाँ पर गुफा चित्रों को 7 कालखंडों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें जो सबसे प्राचीन चित्र हमें देखने को मिलते हैं वो ईसा के जन्म से 10,000 वर्ष पूर्व के देखने को मिलते हैं। इसलिए आप लोग भीम बेटिका की गुफा को आप लोग ध्यानपूर्वक रखिएगा, क्योंकि इन गुफाओं में जो हमें चित्र प्राप्त होते हैं वो पशुओं के डरावने और खूंखार जंगली जानवरों के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। तो इसलिए भारत में जो सबसे बड़ा भित्ति चित्रों का जो विस्तृत समूह या भारत में सबसे बड़ा जो समूह देखने को मिलता है भित्ति चित्रों का, वो भीम बेटिका में प्राप्त होता है। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। क्वेश्चन है कि देवकीनंदन शर्मा प्रसिद्ध रहे। तो दोस्तों देवकीनंदन शर्मा जो हैं वो अपने पक्षी चित्रकारी के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रासलीला उत्कृष्ट चित्र है, और यहाँ पर ऑप्शन के रूप में नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, छितेंद्र नाथ मजूमदार और असित कुमार हलदार दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो छितेंद्र नाथ मजूमदार रहेंगे, यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। दोस्तों आप यहाँ पर इनके इमेज देख सकते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये रासलीला छितेंद्र नाथ मजूमदार जी की। दोस्तों इस पेंटिंग को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए, और मेरी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंटें हैं, हर एक पेंटिंग पर विशेष रूप से आप लोग अवलोकित किया कीजिए, क्योंकि इस पेंटिंग के ऊपर बात करें तो इसके टाइटल को आप लोग ध्यान दिया कीजिए। हर एक पेंटिंग की टाइटल क्या होती है, इसके आर्टिस्ट कौन थे, इसको नोट किया कीजिए। इसकी टाइम पीरियड क्या थी, इसको जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। इस पेंटिंग की, हम रासलीला की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी पेंटिंगों के ऊपर बात कर रहे हैं। इसकी टेक्निक क्या थी, इसको भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसका मीडियम क्या होता है, इसको भी जानना ज़रूरी है। और इसकी स्टाइल क्या है, ये आप लोगों को, इन सभी पॉइंटों को आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है हर एक कलाकारों की पेंटिंग के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए मैं विशेष रूप से आप लोगों को एक मोटा मोटी रासलीला के ऊपर बताना चाहते हैं कि ये जो छितेंद्र नाथ मजूमदार की जो पेंटिंग है, इसको छितेंद्र नाथ मजूमदार, सबसे पहली बात ये आप जान लीजिए कि ये जो पेंटिंग है द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के रूप में इसको जाना जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है, छितेंद्र नाथ मजूमदार ने इसको 1926 ईस्वी के आसपास इसको निर्मित किए थे। इस पॉइंट को नोट करिएगा। इसका जो मीडियम अर्थात जो माध्यम माना जाता है, इसको छितेंद्र नाथ मजूमदार ने वाटर कलर विथ वाश में निर्मित किया था। किसमें, जल रंग में इसको निर्मित किए थे, इसको नोट कर लीजिएगा। और दूसरी बात, इसकी टेक्निक के ऊपर बात करें तो इसको छितेंद्र नाथ मजूमदार ने टेम्परा टेक्निक में निर्मित किया था, टेम्परा टेक्निक में निर्मित किया था। और किस पर निर्मित किया था, तो इन्होंने पेपर पर इस कृति को निर्मित किया था, जो कि वर्तमान में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में सुरक्षित है। ये पेंटिंग आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से जो मैं आप लोगों को इस पेंटिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंटें शेयर कर रहा हूँ, वो आप लोग हर एक पेंटिंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि साहबदीन किस शैली में चित्रण किया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है साहबदीन, आप सभी लोग जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा मेवाड़, यानी कि डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। साहबदीन बहुत ही फेमस चितेरे थे मेवाड़ शैली के। मेवाड़ दरबार में इन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए थे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है कि मेवाड़ के एक और भी प्रसिद्ध
कलाकार थे जो शहाबुद्दीन के समकक्षी थे, उन कलाकार को आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो शहाबुद्दीन के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि शहाबुद्दीन किस शैली के कलाकार थे, तो मेवाड़ शैली की। और मेवाड़ शैली जो है वो द राजस्थान स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की सब स्कूल के रूप में जानी जाती है मेवाड़, जो कि आज इसको हम लोग उदयपुर के रूप में भी जानते हैं इस स्कूल को। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि मारूरागनी किस स्कूल का लघु चित्र है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पेंटिंग है, आप यहाँ पर इसके इमेज को देख सकते हैं। ये मारूरागनी का बहुत इम्पोर्टेंट इमेज है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा मेवाड़, यानी कि बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो चित्रण किया गया है मारूरागनी का, आइए हम लोग बात कर लेते हैं मारूरागनी का, क्योंकि जो शहाबुद्दीन थे इन्होंने मेवाड़ के दरबार में बहुत ही फेमस चित्र निर्मित किया था, और वो चित्र श्रृंखला थी रागमाला चित्र श्रृंखला। और उसी रागमाला चित्र श्रृंखला में मारूरागनी का इन्होंने बहुत ही सुंदर अंकन भी किया है। इसमें ये जो चित्र मानी जाती है दोस्तों, ये 18वीं सदी की मानी जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 18वीं सदी की मानी जाती है। और इसके चित्रकार कौन माने जाते हैं, साहिबुद्दीन को माना जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि साहिबुद्दीन ने ऊंट पर राजा और रानी को विचरण करते हुए राजस्थान के मरुभूमि में पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए इन्होंने इस पेंटिंग में निर्मित किया है, जो कि काफ़ी विख्यात मानी जाती है। इस पेंटिंग की प्रसिद्धता और भी बढ़ जाती है जब भारत के डाक टिकट पर इसको स्थान मिला। और वो डाक टिकट पर जब स्थान इसको मिला था वो समय था 5 मई 1973 ईस्वी। यही वह जो समय है जब भारत के डाक टिकट पर इसको स्थान मिला, इस मिनिएचर पेंटिंग को। और ये 1 रुपए के टिकट पर इसको जारी किया गया था। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर इसकी हम लोग टेक्निक की बात करें तो इसको साहिबुद्दीन ने वाटर कलर में निर्मित किया था। मीडियम की बात करें तो इसको वाटर कलर में निर्मित करते हैं। और इसकी टेक्निक की बात करें तो ये टेम्परा में इन्होंने निर्मित किया था। और इसको किस धरातल पर निर्मित किया था, तो इसको उन्होंने पेपर पर निर्मित किया था, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में ये पेंटिंग सुरक्षित है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जो दोस्त अभी तक हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो उन तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का बटन दिया गया है, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग वहां पर जुड़कर अपने प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग यहीं रख देंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।